इक्वालिटी। जब फीमेल्स बात करती हैं फेमिनिज्म की तो मेल मेंबर कहते हैं क्या यही है आपकी इक्वालिटी। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट राइट टू इक्वालिटी विच इज़ मैंशनड इन पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. But before that, I welcome you all to your own channel Aram Vadhyay. I am Ritika Sharma. So let's begin our today's lecture. अगर आपने फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको अभी देख कर आइए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने मूवीज़ में ये कई बार ही सुना है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, तो ये वाला जो कंसेप्ट आया है ये आर्टिकल 14 से ही आया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ is taken from the British Constitution, whereas the equal protection of law has been taken from the American Constitution. Equality before law, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, इसका कंसेप्ट हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, whereas इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? हाँ जी। द फर्स्ट कंसेप्ट डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ any special privileges in favor of any person, whereas the second concept denotes the equality of treatment under equal circumstances. जो पहला कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो तो कहता है कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, हर कोई बराबर होगा। पर जो सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो कहता है कि इक्वालिटी से आपको ट्रीट करना चाहिए उन लोगों को जिनकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं, जिनकी लाइफ की सिचुएशंस, उनकी कंडीशंस अलग हैं, डिफरेंट हैं, उनको आप इक्वालिटी से ट्रीट नहीं कर सकते हो। उस केस में आप किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मेल और फीमेल्स की सोसाइटी में पोजीशंस अलग हैं, इसीलिए स्पेशल प्रिविलेजेस आप वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हो। बच्चों के कंपैरिजन में एडल्ट्स की सिचुएशन अलग होती हैं, इसीलिए बच्चों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं। SC/STs, OBCs, इस वीकर सेक्शन की सिचुएशन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से अलग है, इसीलिए उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा सकती हैं। दिस राइट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स, इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ये जो राइट है ये हर किसी पे एप्लीकेबल है, इंडियंस पे भी और फॉरेनर्स पे भी। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द नेशन होते हैं और जो गवर्नर हर स्टेट में स्टेट का हेड होता है, उनको कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? पहली, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इनके खिलाफ जब इनका टेन्योर चल रहा है, जब प्रेसिडेंट अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और गवर्नर का भी टेन्योर चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती है। कोई सिविल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती, अगर करी भी जाएगी तो 2 महीने का पहले नोटिस दिया जाता है। नो अरेस्ट, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। और नॉट आंसरेबल टू कोर्ट, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट्स कोर्ट में जवाबदेही नहीं होते हैं। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन पब्लिशिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग। कोई पर्सन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, जो हमारे संसद में कार्यवाही होती है, MPs बैठे होते हैं, डिबेट्स होती हैं, कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, इसके बारे में अगर कोई पब्लिशिंग करता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आर्टिकल, मैगजीन्स, कुछ भी पब्लिश करता है, उसके लिए उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स फॉर MLAs, MPs फॉर देयर स्पीच इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपने खुद ही देखा होगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में MPs और MLAs एक दूसरे को बहुत सी बातें कह देते हैं जो अनएथिकल भी होती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है इस ग्राउंड्स पे। जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनको भी इम्यूनिटी दी गई हुई है इस आर्टिकल के अंडर, उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू की जा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 15 which says prohibition of discrimination on certain grounds। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव और प्रोहिबिशन होता है रोकना। अब ये भेदभाव
डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किन किन ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए. लेट्स सी. आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. Religion मतलब धर्म, race उस इंसान की कॉम्प्लेक्शन क्या है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, कास्ट किस जाति से बिलोंग करता है, सेक्स वो मेल है या फीमेल है, और प्लेस ऑफ बर्थ उसका कहाँ जन्म हुआ है पूरी इंडिया में. इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी पर्सन के साथ. नो वन शेल बी डिनाइड असेस टू पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्सेट्रा. किसी भी पर्सन को इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है कि वो किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकता, रोड्स में नहीं जा सकता है, होटल, शॉप्स, पब्लिक वर्शिप की प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं, उस कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, उस तालाब में नहीं जा सकते हैं. ये सब डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट की हुई है आर्टिकल 15 ने. दिस प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, मैं, आप, हम भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी के साथ इन ग्राउंड्स पे. एक्सेप्शंस क्या रहेंगी यहाँ? Women reservation, special provision for SC, STs and OBCs and free education to children. Now, Article 16, Equality of opportunity in matters of public employment. Article 16 provides equality of opportunity to all the citizens of India in matters of public appointment and employment without any discrimination. Article 16 कहता है कि इंडिया के सब सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब सरकारी नौकरी में अगर कोई भी पोस्ट खाली होती है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, फिर फॉर्म फिल होते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट होगी. इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है गवर्नमेंट किसी के भी साथ. अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है बच्चा तो पब्लिक अपॉइंटमेंट उसको डिनाई नहीं की जा सकती है. गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है आपके कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. बट ये एलिजिबल है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए. कोई फॉरेनर आके इंडिया में बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल शी जिनपिंग ही आके कहेंगे कि मुझे IAS क्रैक करना है या JKAS क्रैक करना है, तो नहीं, वो एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन देने के. एक्सेप्शंस क्या है? रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4). इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ रिजर्वेशन का प्रोविजन भी इसी आर्टिकल में गिवन है. नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. This article prohibits the practice of untouchability in all forms. Untouchability छुआछूत जो होती है पुराने ज़माने में बहुत प्रिविलेंट थी, अभी भी कई जगहों पे देखी जाती है, लेकिन ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है. इससे रिलेटेड एक एक्ट है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955. द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 has been renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 in the year 1976. Untouchability Offences Act, offense होता है गुनाह करना, तो Untouchability Offences Act 1955 में आया था, उसको रीनेम किया गया है एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. कब रीनेम किया गया? 1976 में. इसमें ऐसे कई सारे एक्ट्स बताए हुए हैं जो ऑफेंस कहलाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को उसकी कास्ट के बेसिस पे पब्लिक वर्शिप की प्लेस में जाने से डिनाई करना, या किसी को हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ना देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब ऑफेंस माना गया है अंडर दिस एक्ट. लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. It prohibits the state from conferring any title such as Raja, Maharaja, etc. to anyone, whether citizens or foreigners. ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि वो कोई भी टाइटल नहीं दे सकती. जैसे राजा महाराजा का टाइटल पुराने ज़माने में चलता था, अब वो नहीं चलता है. किसी को भी ये टाइटल्स नहीं दिए जा सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो.
It even prohibits citizens of India from accepting any title from a foreign country. कोई इंडियन सिटीजन भी किसी बाहर की कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. If any government servant has to accept any title, then a recommendation from the president is needed. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है. एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं. The national awards such as Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri shall not be considered as titles under Article 18. जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, इन सबको टाइटल्स कंसीडर नहीं किया जाता है अंडर आर्टिकल 18. सो विद दिस वी आर डन विद राइट टू इक्वालिटी. आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन राइट टू फ्रीडम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. Bye.